और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू हालत को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां होगी। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल को। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। हमारे साथ और जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है, उनसे बात करते हैं। समीर, दिल्ली में इस लॉकडाउन के क्या है नियम? इनका लागू होगा। इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो आवश्यक सेवाओं के दायरे में जो लोग आते हैं या जो दुकानें आती हैं उन सबको खुलने की परमिशन दी गई है। जैसे कि फल, दूध, सब्जी, इस तरीके की जो दुकान है उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको सामान डिलीवरी करने के लिए भी वो सेवा चालू रहने की परमिशन दी गई है। मसलन अगर आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट, कोई सामान अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट से मंगाते हैं तो डिलीवरी उसकी हो पाएगी। ठीक इसी तरीके से जो ऑनलाइन सेवा है, जैसे आप मान लीजिए किसी केमिस्ट से ऑनलाइन सेवा के जरिए आप दवाई मंगाते हैं या कुछ सामान मंगाते हैं तो वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। इसी तरीके से जो जहाँ पर सामान रखा जाता है वहाँ पर जो डिपो वगैरह बनाए गए हैं तो वहाँ पर भी उनको ऑपरेट करने की मंजूरी दी जाएगी। रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जैसे दिल्ली मेट्रो या दिल्ली ट्रांसपोर्ट बस सर्विस जो है इनको चलने की परमिशन ज़रूर है, लेकिन इसमें केवल और केवल जो अति आवश्यक सेवाओं के दायरे में लोग आते हैं केवल उन्हीं को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे लॉकडाउन के पीछे का मकसद यही है कि जो वायरस का चेन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये चेन को रोकना, इस पर ब्रेक लगाना। दिल्ली में जो 24 घंटे में कोरोना संक्रमित आंकड़े आ रहे हैं वो 25,000 की संख्या पार कर गए हैं, जिसके बाद पहले तो नाइट कर्फ्यू, वीकेंड नाइट कर्फ्यू लागू किया गया और अब दिल्ली में ये 6 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। तकरीबन 12 से 13 ऐसी सेवाएं हैं जिनको खुले रहने की इसमें मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो अति आवश्यक सेवाओं के दायरे में जैसे पुलिस, मीडिया कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ या जो डॉक्टर, नर्स हैं उनको भी आने जाने की परमिशन रहेगी। ठीक इसी तरीके से जो मालवाहक ट्रक हैं, बस है या फिर ट्रेनों का मूवमेंट पे ही उन पर कोई असर नहीं होगा। कुल मिलाकर के मकसद यही कि अगर आप दूसरा, यदि आप ट्रेन यात्रा करने जा रहे हैं या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो ज़रूरी टिकट दिखा करके आप लॉकडाउन के दौरान यात्रा कर सकते हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस पर पाबंदी है, आप नहीं निकल सकते हैं। समीर पूरी हमें जानकारी देते हुए। समीर, अब ये जो कोरोना बेकाबू हुआ है, लॉकडाउन तो लगाया गया है 26 अप्रैल तक, लेकिन फिलहाल और क्या तैयारियां हैं अस्पताल के मोर्चे पर और टेस्टिंग के मोर्चे पर? जी बिल्कुल, ये ज़रूर है क्योंकि लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं हो सकता इस बड़ी दिक्कत से उबरने के लिए। तो जो मेडिकल मोर्चे पे जो तैयारी राज्य सरकार ने की है वो यही है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के या रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के जो किल्लत आ रही थी तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और उनके मोबाइल नंबर, उनके संपर्क जैसे भी हो सकता है उसको पब्लिकली जारी कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी अब आप देखें तो पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है, बैक टू बैक मैराथन मीटिंग कर रहे हैं और सभी प्राइवेट सेक्टर से, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई भी सरकारी बड़ी कंपनी हो, उन सबको ये आदेश कि आप जिस भी रूप में हो मदद आप करा सकते हो, आप मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। अस्पताल व्यवस्था को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। समीर, आपकी बात से यही समझ में आ रहा है कि कोविड को
काबू में करने के लिए सिर्फ लॉकडाउन काफी नहीं है, और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी बोला, ऑक्सीजन और दवाइयां जो है पर्याप्त, वो कैसे पहुंचाई जा पाए लोगों को, इतने बढ़ते संख्या में जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उसको लेकर तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन एकमात्र रास्ता बचा था इसको काबू में करने के लिए। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच दिल्ली में जो लॉकडाउन की घोषणा हुई उसके चलते ही एक जगह थी जहां पर लोगों की बेइंतहा भीड़ इकट्ठा हुई, और वो थी शराब की दुकानें। लंबी लंबी कतारें वाइन शॉप्स के आगे देखी गई। यहां पर लोग एक एक पेटी शराब, बियर की बोतलें खरीदते नजर आए, और शराब के ठेकों पर भीड़ अब और भी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। आपको याद दिला दें, दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ जरा अपना फोकस शिफ्ट करें तो वहां पर कोरोना के संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले पूरे महाराष्ट्र राज्य से ही आते हैं। राज्य में कड़ी पाबंदियां होने के बावजूद कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है अभी तक। फिलहाल ज्यादा दिन वैसे बीते नहीं है ये पाबंदियां लागू हुए। बीते 24 घंटे की हालांकि बात करें तो कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या उद्धव सरकार आने वाले दिनों में कोई और बड़ा फैसला ले सकती है? हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा है। सुबोध, कर्फ्यू लगाने के बावजूद, कड़ी पाबंदियां लगाने के बावजूद कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या ये जल्दबाजी होगी कहना कि इतनी जल्दी क्या केस कम होंगे, या फिर कड़ी पाबंदियां सरकार की तरफ से आ सकती हैं? सदी बिल्कुल जैसे आपने बताया है वही है कि नाइट कर्फ्यू लगा है, उसके बाद धीरे धीरे पाबंदियां लगी, उसके बाद लॉकडाउन की भी बात हुई, लेकिन ये अभी भी नाकाफी नजर आ रहे हैं, अभी भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि अभी जितना टाइम बीत गया है इस लॉकडाउन को लगा के तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, क्योंकि अभी भी वो कटोरे दिख रहा है। यही वजह है कि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ही, इस लॉकडाउन को और सख्त किया जा सकता है। इसकी सख्ती कुछ इस तरह की हो सकती है कि जितनी अभी भी खासतौर से जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी जो दुकानें थी या जो सेवाओं से जुड़े जो लोग थे, उनको भी एक तय सीमा में जो है उनकी पाबंद किया जा सकता है, उन्हें तय सीमा में ही समेटा जा सकता है, ताकि जो लोग कभी भी निकल रहे थे या कभी भी यहाँ से इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उस पर लगाम कसी जा सके। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि मुंबई और मुंबई के आसपास की जगह पे कुछ जगह पर इस तरह की सख्ती शुरू भी हो गई है, जहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर के 11 बजे तक की सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी जो दुकानें हैं उनको खोला जा रहा है। इसके अलावा एक और जो बात है जिसपे पाबंदी लगाई जा सकती है वो है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में खासतौर से लोकल ट्रेनों की जो संख्या है उसे कम किया जा सकता है, ताकि जब कम ट्रेनें चलेंगी तो पक्की बात है कि लोग भी कम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हर स्टेशन पे और सख्ती के साथ चेकिंग की जाएगी, क्योंकि जो अनचाहे या अनावश्यक लोग जो हैं, जो किसी भी तरह से मैनेज करके अपने को एक जगह से दूसरी जगह है, उन पे भी पाबंदी लगेगी। इसके अलावा जो टैक्सी है सड़कों के लिए भी आपको मैं बता दूं कि मुंबई में खास तौर पे मुंबई की जो पुलिस है उसने ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए कलर कोडिंग स्टिकर का शुरू किए हैं, जिसको उन्होंने येलो, रेड और ग्रीन कलर के जो स्टिकर है। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही है कलर कोडिंग की, ये लोगों को बताना बेहद जरूरी है, और आप ही की रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को ये समझाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि जो लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही मुंबई में कर्फ्यू के बावजूद, उससे निपटने के लिए किस तरीके से कलर कोडिंग काम आएगी। देखिए हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा की ये रिपोर्ट। इस समय मैं खड़ा हूँ दहिसर चेक नाका पर। ये मुंबई का एक एंट्री पॉइंट है, बाकी मुंबई के एंट्री पॉइंट की तरह ये भी एक एंट्री पॉइंट है। मुंबई में जो अनचाहे जो लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, यूं ही घूम रहे हैं और बेवजह में जो ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है। ये प्रयोग है जो कलर स्टिकर कोडिंग का। ये स्टिकर जो हैं वो 3 तरह से हैं, एक तो ग्रीन है, एक रेड है और एक है येलो। रेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेडिकल जो
व्यवस्थाएं हैं उनसे, हेल्थ जो व्यवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के ये बनाया गया है ये स्टिकर। वहीं जो ग्रीन है वो है भाजी वाले हो गए, दूध वाले हो गए, इस तरह के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं उनके लिए ग्रीन है। वहीं येलो जो है वो पत्रकार हो गए और ऑफिसर्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। इसके अलावा जो बैंक्स वाले हैं इनके लिए हो गए। इस तरह से 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। इसके अलावा अब मुंबई के अंदर कोई भी जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक बात आपको और बता दूं, अगर किसी ने गलत तरीके से ये स्टिकर लिया या उसके पास वो साबित नहीं कर पाया कि ये स्टिकर उसके पास कैसे आया, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस समय हमारे साथ मेयर हैं, उनसे बात करें। ताई, ये बताइए जो ये मुंबई पुलिस ने शुरू किया है, ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से जो भीड़ ना बढ़े इसके लिए, तो आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, डॉक्टर है उनको रेड है, भाजीपाला कुछ लेके आने वाले हैं उनको ग्रीन है, और जो इसेंशियल सर्विस है बाकी सबके लिए तो येलो है जी। तो ये अच्छा साइन लगा रहे हैं, हाँ। स्टिकर लगा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने भी पुलिस को यही पूछा, समझो किसी ने डुप्लीकेट ऐसा ही करके लगाया तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ। जब वो ऐसा कोई मिलेगा जिसका नोटिफिकेशन नहीं है, जिसका नाम का रजिस्टर नहीं है, हाँ। उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसको कानूनी कार्रवाई है। अच्छा, थैंक यू। ये हमारे साथ जो मेयर हैं मुंबई की, वो थी किशोरी पेडनेकर, जिन्होंने बताया है कि ये मुंबई पुलिस की तरफ से एक अच्छी पहल है और इस पहल को अगर तरीके से लिया गया और तरीके से किया गया तो ये बहुत ही अच्छी पहल रहेगी और ऐसे लोग ही घर के बाहर आ पाएंगे या रोड पे आ पाएंगे जो वाकई एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं। अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर वो लोग भी ऐसा करते पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। तो मुंबई में भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए कलर कोड टेक्निक का इस्तेमाल, कौन सा कलर किस वर्ग के लिए है, किस सर्विस के लिए, ये आपने अच्छे से देखा और समझा हमारी सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए। वहीं अब कोरोना मरीजों के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है, खासतौर पर वो मरीज जो होम आइसोलेशन में। आपको बता दें कि जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उससे भी कई ज्यादा तादाद में होम आइसोलेशन के भी मरीज हैं आजकल। पूरी गाइडलाइन समझते हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी से। एकता, जो घर पर ही कोरोना का इलाज करा रहे हैं, होम आइसोलेट कर रहे हैं, उनके लिए नई गाइडलाइंस क्या हैं? जी बिल्कुल स्वाति, बीएमसी ने स्टेप 1 प्रोजेक्ट करके एक ग्रुप के साथ टाई अप किया है। ये ग्रुप वॉलंटरी डॉक्टर्स का है जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आईवीआर कॉल्स के जरिए। जितने भी होम आइसोलेशन में कोविड पेशेंट्स हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक बनी रहे, उसे लेकर एक किट जारी की गई है जो बीएमसी उन पेशेंट्स को दे रहे हैं जो होम आइसोलेशन में है या उनको देंगे जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें समझाया गया है कि कैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं तो आपको विटामिन सी 500, जिंक 50 mg और ये 2 बार दिन में लेनी है, और विटामिन डी की जो गोली है वो पूरी ट्रीटमेंट के दौरान 1 बार लेनी है। अगर आपको सिम्टम्स है, जैसे कि अगर आपको बुखार है तो आपको पैरासिटामोल लेनी चाहिए, अगर आपको कोल्ड है तो आपको सिट्राजिन लेनी चाहिए, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। घर में अगर आप आइसोलेशन में है तो एक सेपरेट रूम हो, सेपरेट टॉयलेट हो, और आप अपने घर के बाकी सदस्यों के साथ संपर्क में ना आए। इसके अलावा आप दिन में अपना 2 बार हेल्थ टेस्ट चेकअप जो है, सेल्फ चेकअप है, वो खुद करते रहें। जैसे कि अगर आपको ऑक्सीमीटर है वो 95 से नीचे जाता है, बुखार है वो काफी दिनों से 100 से कम नहीं हो रहा, आप अपने कमरे में ही 6 मिनट रोज टहलिए। अगर उसमें भी आपको थकावट हो रही है, सांस फूल रही है, या फिर ऐसे सिम्टम्स है कि पेट खराब हो गया है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी बॉडी को डिस्कम्फर्ट है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। बीएमसी की इस किट में 24 वार्ड वॉर रूम्स जो है उनके नंबर्स हैं और कुछ डॉक्टर्स के नंबर है। उन डॉक्टर्स के साथ आप संपर्क में आए और जल्द से जल्द हो सके तो अपना इलाज शुरू करें, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे गए जो होम आइसोलेशन में है लेकिन सिम्टम्स को इग्नोर किया और तब जाकर खतरे की घंटी बजाई जब मामला थोड़ा बढ़ गया। उसे देखते हुए बीएमसी ने एक तरह से ये हेल्प किट जारी की है उन पेशेंट्स के लिए जो आइसोलेशन में है। अलावा इसके उन लोगों को भी समझाया गया है कि जो इन पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं उनके लिए भी कुछ सिस्टमैटिक तरीके से कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि आप अगर अपने जो परिवार का सदस्य जो होम आइसोलेशन में है उसके साथ संपर्क में आ रहे हैं तो पीपीई किट पहनकर ही जाएं। जो भी सामान है, चाहे वो टाल है या फिर बेडशीट है, कोई भी सामान शेयर मत करें। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि
पेशेंट का मास्क हो गया या फिर कोई भी ऐसी आइटम होगी जिसे फेंकना है तो उसे सबसे पहले बंद डस्टबिन में रखिए और फेंकने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इस लिक्विड से आप उसे 15 मिनट तक डिसइंफेक्ट करें, तब जाके उसे वेस्ट में डालिए ताकि खतरा जो है, संक्रमण का जो खतरा है वो कम से कम फैले। पेशेंट्स को जो कि होम आइसोलेशन में है, उन्हें अगर एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रही है या किसी भी तरह के इमोशनल वो डिस्ट्रेस में है, तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है बीएमसी ने जहां पर वो कॉल कर सकते हैं अपनी मेंटल वेलनेस के लिए। बहुत से ऐसे पॉइंटर्स हैं कि आप 60% अगर आपका जो अल्कोहल होना चाहिए, 60% अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए सैनिटाइजर से, हर 2 घंटे बाद अपने हाथ सैनिटाइज करते रहे, मास्क जो है हर 8 घंटे बाद आप बदलें। ऐसे बहुत सी गाइडलाइंस हैं, बहुत से ऐसे हेल्पिंग पॉइंटर्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट हो गई, फल फ्रूट, 7 से 8 घंटे की नींद हो गई, इन सब पर ध्यान देने को कहा गया है। और ये सब गाइडलाइंस उन पेशेंट्स के लिए जो होम आइसोलेशन में है, सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि देश में कहीं पर भी अगर ये पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है तो जो भी यहाँ पर हेल्थ किट में जो पॉइंटर्स बताए गए हैं उनसे उन्हें अगर वो फॉलो करें तो अपनी सेहत का वो ध्यान रख सकते हैं। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया एकता, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स आपने दर्शकों को भी बताए। काफी कंफ्यूजन होम आइसोलेशन पेशेंट्स में होता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने काफी बातें बता दी। ये तमाम बातें बीएमसी गाइडलाइंस में, आपको आसानी से बीएमसी की वेबसाइट पर एक गाइडलाइंस मिल जाएंगी। वहीं अब देश में कोरोना संक्रमण के अगर आंकड़ों की बात करें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हमें ये मालूम चलता है कि मौतों का आंकड़ा भी कितना बढ़ता जा रहा है। फिर भी आंकड़े आपको बता दें तो 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 1,619 संक्रमितों की जान भी चली गई है, जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा अभी भी संक्रमित होने वाले मरीजों के आंकड़ों से कम है, जो अभी फिलहाल चिंता का विषय है। इससे पहले शनिवार को 2,61,500 नए केस कोरोना के सामने आए थे।